इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल मंत्रालय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट लोको पायलट के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 20 जनवरी 2024 है। तो 20 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 19 फरवरी। 19 फरवरी ये आपकी लास्ट डेट है, इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियाँ, यानी कि अगर आपने कोई एरर की है, कोई गलती की है अपना फॉर्म फिल करते समय, तो आपको यहाँ पर संशोधन शुल्क भुगतान करना पड़ेगा और अपने आप उसके बाद आवेदन पत्र में सुधार भी कर सकते हैं। तो उसकी डेट स्टार्ट होगी 19 तारीख को, जैसे कि यहाँ पर अंतिम तिथि है। फिर 20 फरवरी से 29 फरवरी, यानी कि एक हफ्ते का समय आपको मिलेगा अपने आवेदन में अगर कुछ गलती की है तो संशोधन करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है ये हम देख लेते हैं। तो सहायक लोको पायलट ALP ये 7th पे CPC कमीशन का लेवल 2 स्तर का है। प्रारंभिक वेतन यहाँ पर जिन्होंने मेंशन किया है नोटिफिकेशन में 19,900 रुपये, ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। और चिकित्सा मानक A1 और आयु सीमा यहाँ पर 18 से 30 वर्ष की होनी चाहिए आपकी 1 जुलाई 2024 को। तो ये कट ऑफ डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन की 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। कुल रिक्तियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5,696 यानी कि 5,696 ये नंबर है। इतनी वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन की हैं इन्होंने नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पद के लिए सभी निर्धारित शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। उनकी निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की परीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है। यानी कि जो इसकी लास्ट डेट है आवेदन जमा करने की, जैसा कि मैंने बताया 19 फरवरी, अगर 19 फरवरी तक आपके पास आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो जिसके अकॉर्डिंग आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अगर वो आपके पास इस डेट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर 19 फरवरी तक आपकी जो भी ग्रेजुएशन या जो भी इन्होंने डिटेल मांगी टेक्निकल डिप्लोमा, तो वो अगर आपका कंप्लीट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट, SC ST OBC EWS स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे कि शुल्क में छूट, रियायत, आरक्षण, आयु छूट आदि के दावे के लिए महत्वपूर्ण तिथि। तो इस नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी, यानी कि 19 फरवरी ये लास्ट डेट होगी। कोई भी अगर आपको लाभ चाहिए आरक्षण में, जैसे आयु सीमा में छूट, इन सब चीज़ों के लिए या शुल्क में जो भी छूट चाहिए, तो उसकी ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ डेट मानी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेडिकल फिटनेस की। मेडिकल फिटनेस उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए चिकित्सकीय दृष्टि से अनुपयुक्त पाए जाएंगे उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि जो भी चिकित्सकीय मानदंड हैं उनको आपको मेडिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आयु सीमा की बात, तो 1 जुलाई 2024 को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 18 से 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखते हैं मेडिकल फिटनेस के मानक क्या स्टैंडर्ड है। तो DV के लिए बुलाएगा उम्मीदवारों को, यानी कि जब अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा जो भी उम्मीदवार होंगे कैंडिडेट्स को। रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो भी कंडक्ट कराएंगे उन्हें पास करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पद से जुड़े जो भी कर्तव्य या जो भी दायित्व हैं उनको पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से फिट हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है।
क्या है चिकित्सा मानक? सामान्य फिटनेस, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट, दूर की दृष्टि 6/6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के। नेक्स्ट है निकट दृष्टि SN 0.6 बिना चश्मे के, और कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मिजोपिक विजन, इन सब का भी टेस्ट आपको पास करना अनिवार्य होगा। तो ये है बात सामान्य फिटनेस की। यहाँ इन्होंने मेंशन किया है जो इन्होंने उपर्युक्त चिकित्सा मानक यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो ये हैं ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, और ये सामान्य रूप से सभी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। आपको अगर कंप्लीट डिटेल देखनी है तो भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल के इस चैप्टर नंबर 5 को पढ़ सकते हैं कंप्लीट डिटेल के। यहाँ पर उन्होंने एक आपको सांकेतिक जानकारी दी है कि ये आपका ये कंप्लीट होना ही चाहिए, ये सारे टेस्ट आपको पास करने ही पड़ेंगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ आयु सीमा की इन्होंने मेंशन किया है तो 18 से 30 साल। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो 3 साल की छूट। एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो 3 वर्ष की आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद। और तो ये है आपकी बात यहाँ पर आयु सीमा में छूट की। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूँ जैसे कि रिजर्वेशन को इंक्लूड किया जाए तो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए यहाँ पर जन्म तिथि की जो ऊपरी सीमा है इससे पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 1994, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 2 जुलाई 1991, और SC एंड ST के लिए है 2 जुलाई 1989। तो ये रही बात आपकी जन्म तिथि के बारे में। तो इस जन्म तिथि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसी रेंज में है, अगर आप या OBC से हैं, अनरिजर्व्ड और EWS से हैं, SC/ST से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन फीस कितनी रखी गई है। तो सभी उम्मीदवारों के लिए प्रथम चरण में उपस्थित होने पर 500 रुपये, यहाँ पर आपकी टोटल 500 रुपये का शुल्क पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर बताया है कि अगर आप फर्स्ट फेज़ में उपस्थित होते हैं तो 500 रुपये के शुल्क में 400 रुपये की वापसी की जाएगी, यानी कि 400 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे अगर आप फर्स्ट फेज़ में प्रेजेंट होते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद। वहीं अगर उन उम्मीदवारों के लिए जो SC/ST, एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं तो उनके लिए यहाँ पर कितना शुल्क है 250 रुपये। तो ये 250 पूरा रुपये ये शुल्क अगर आप CBT यानी कि फर्स्ट फेज़ में प्रेजेंट उपस्थित होते हैं तो लागू बैंक शुल्कों की कटौती के साथ ये वापस कर दिया जाएगा। जो भी उनका चार्जेस होंगे उस 200 रुपये में से काट कर आपको वापस कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने नोट कर मेंशन किया यहाँ पे केवल CBT 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का रिफंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आप पेपर नहीं देने गए हैं, CBT 1 अगर आपने नहीं दिया है तो आपको कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपने परीक्षा में जाके बैठे हैं, आपने पेपर दिया है CBT 1, अगर आप क्लियर करते हैं नहीं, इससे मैटर नहीं, ये कोई मैटर नहीं है। अगर अपीयर हुए हैं तो आपका पैसा वापस किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया शुल्क भुगतान के तरीके क्या हैं। तो केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकते हैं। तो ये थी बात यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है और कैसे पे करनी है और किसको कितनी पे करनी है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपकी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर। तो भर्ती प्रक्रिया की अगर मैं बात करूँ तो एक उम्मीदवार केवल एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए आवेदन कर सकता है, केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। नेक्स्ट है भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन से चरण हैं। तो पहला है प्रथम चरण CBT 1, फिर द्वितीय चरण CBT 2, उसके बाद कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये है यहाँ पर कंप्लीट भर्ती परीक्षा, जो कि जैसा कि यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया 5 फेज हैं इसके, CBT 1, CBT 2, CBAT यानी कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर
प्रथम चरण केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि यहाँ पर केवल एक क्वालिफाइंग भी नहीं कहूँगा मैं इसको, क्वालिफाइंग कहना गलत होगा। यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये टेस्ट लिया जाएगा। CBT 1 के नॉर्मलाइज स्कोर और मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जैसा कि इन्होंने मेंशन किया, अंतिम पैनल तैयार करते समय CBT 1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी। तो यानी कि ये सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इनसे। CBT 2 और बाकी के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फाइनल चयन के लिए चुना जाएगा। तो ये थी बात यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया की और CBT 1 के एग्ज़ाम की। नेक्स्ट है CBT 1 का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है। तो ये 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का पेपर है। 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 अंक प्रति प्रश्न, 75 अंक मैक्सिमम। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक यानी कि 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग मेंशन की है। अगर कई पालियों में CBT आयोजित किया जाएगा तो अंकों का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि मान लीजिए किसी पाली में या किसी शिफ्ट में पेपर बहुत टफ हो गया और किसी में ईजी हो गया तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो जिसका पेपर टफ होगा उसको मार्क्स भी अलग से दिए जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आपको पता होगा, आपने अलग और कोई पेपर दिए हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ तो CBT 1 के लिए प्रश्नों का मानक आमतौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों और जो न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। तो गणित में बात करूँ तो संख्या प्रणाली, बॉड मास, दशमलव, भिन्न, LCM, HCF, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्र मिति, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप और टंकी, ये सारे इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गणित में। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, स्लॉग, जंबलिंग, वेन डायग्राम, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी। तो ये सारे इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली जो अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में सिंपल इन्होंने कहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस 10th स्टैंडर्ड लेवल के आपको प्रिपेयर करने होंगे। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स की बात की जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका CBT 2 होगा। CBT 2 जो है उसका पैटर्न क्या है, तो कुल अवधि यहाँ पर 2 घंटे और 30 मिनट की है। कुल प्रश्न 175 हैं। यहाँ पर पार्ट ए में 90 मिनट का है और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भाग बी है वो 60 मिनट का है, इसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/3 की ही है, सिमिलर CBT 1 के जैसे। इसके लिए क्या पाठ्यक्रम है, तो गणित के लिए जैसा मैंने बताया काफ़ी कुछ वही सिमिलर है CBT 1 में जो है। और सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क यानी कि रीजनिंग। और नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शंस यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइन्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स, यूनिट्स मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, IT लिटरेसी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। ये थी बात यहाँ पर CBT 2 के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर जैसा मैंने बताया नेक्स्ट फेज है कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण होगा आपका। तो प्रत्येक समुदाय यानी कि श्रेणी अनरिजर्व, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST और EWS के लिए ALP की जो भी वैकेंसीज हैं उनके 8 गुना के बराबर उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर यानी कि CBT 2 में जो भी आप मार्क्स गेन करेंगे तो कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है जो ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को CBT के दौरान यानी कि कंप्यूटर परीक्षण के दौरान अपना दृष्टि प्रमाण पत्र, विजन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं होगा वो तो आपको
उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन बात का आप विशेष ध्यान रखें जब भी अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, सीबीएटी केवल अंग्रेजी और हिंदी में ही होगी और कोई नकारात्मक अंक का नहीं होगा। तो ये थी बात आपकी यहाँ पर कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण की। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताऊंगा, मेरी सूची केवल सीबीएटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से तैयार की जाएगी। सीबीएटी 2 के भाग ए में प्राप्त अंकों के लिए 70% वेटेज है और सीबीएटी में प्राप्त अंकों के लिए 30% वेटेज, 70-30 का रेशियो है। ये आप देख सकते हैं कैसे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपसे लिया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका कराया जाएगा। तो ये थी बात आपकी यहाँ पर क्या प्रोसेस है और कैसे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका आवेदन कैसे करना है। तो जो भी लिंक है वो भी लिंक मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उस लिंक के थ्रू जाके आप अपनी कंप्लीट डिटेल फिल कर सकते हैं और अपना कंप्लीट जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी बात यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पर अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन और साथ ही साथ यहाँ पर SSLCC प्लस NCVT के मान्यता प्राप्त संस्थानों से ITI अगर आपने किया है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉयल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेडों में अगर आपने अपना यहाँ पर ITI कंप्लीट किया है, मैट्रिकुलेशन किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा मैट्रिकुलेशन, SLCC प्लस ऊपर उल्लिखित ट्रेडों में पाठ्यक्रम पूरा किया गया एक एक्ट अप्रेंटिसशिप या फिर मैट्रिकुलेशन या फिर इसके अलावा SSLCC प्लस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन इंजीनियरिंग विषयों की विभिन्न धाराओं का संयोजन ITI के बदले या आपने किया होना चाहिए। नोट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर उपरोक्त इंजीनियरिंग विषयों में अगर आपने डिग्री भी की है यानी कि आपने बीटेक भी किया है इन ट्रेड से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक वालों के लिए भी एक सुनहरा मौका है ये। तो ये थी बात आपकी कंप्लीट जानकारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जारी किए गए असिस्टेंट लोको पायलट के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।